हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं निषेचन एवं निषेचन के पश्चात जो भी परिवर्तन होते हैं किसी भी बीज में या ओव्यूल में, उसके बारे में हम जानेंगे। जो बीएससी सेकेंड ईयर सेकेंड पेपर और फोर्थ यूनिट का पेपर है। निषेचन की क्रिया को समझने से पहले सबसे हमें जानना ज़रूरी है कि निषेचन की क्रिया में कौन कौन से पार्ट फ्लावर के उपयोग में आते हैं। तो हम स्क्रीन पे देखेंगे कि एक फ्लावर का डायग्राम है, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं नीचे से, स्टाक की ओर से। स्टाक जिसे पूरा फ्लावर जो होता है वो बेस रहता है। नेक्स्ट आते हैं सेपल्स में। इस सेपल्स जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है बाह्य दल कहते हैं। उसके बाद फिर आते हैं पेटल्स में। जो येलो कलर का पंखुड़ी दिखाई दे रहा है उसे हम पेटल्स कहते हैं। आप अपने राइट साइड देखेंगे, एंथर फिलामेंट दिया हुआ है। एंथर और फिलामेंट के बीच में ऐसा स्थान जो एंथर और फिलामेंट को जोड़ के रखता है उसे हम स्टेमन कहते हैं। उसे हम कनेक्टिव कहते हैं। और इन तीनों भाग को जोड़कर एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट को हम स्टेमन या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं, जिसमें परागकण का निर्माण होता है। आप अपने लेफ़्ट साइड देखेंगे, यहाँ पर स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी बना हुआ है। स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी को हम कंप्लीट एक पिस्टिल स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसमें स्टिग्मा के ऊपर ही परागकण आके परागित होता है। और परागित होने के बाद एग कोशिका को वो फर्टिलाइज़ करता है। फर्टिलाइजेशन के बाद सीड का या बीज का निर्माण होता है। तो हम देखते हैं कि इसको कैसे हम परिभाषित कर सकते हैं। नर युग्मक का मादा युग्मक के साथ संलयन की वह प्रक्रिया जिसमें जाइगोट का निर्माण होता है, निषेचन कहलाता है। इसमें मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट होते हैं, जिसमें आगे का मेल गैमेट अंड कोशिका से तथा दूसरा मेल गैमेट जो है 2 पोलार केंद्रक से से संलयन करते हैं। चूँकि यहाँ पर 2 बार निषेचन होता है, इसलिए इस क्रिया को हम डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम कि निषेचन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है और कैसे होती है। तो निषेचन की प्रक्रिया को कुछ इवेंट्स में बांट सकते हैं। जैसे फर्स्ट है परागकणों का अंकुरण या जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स। परागकणों का अंकुरण मुख्यतः निर्भर करता है बाह्य और आंतरिक कारकों पर। मतलब बाह्य कारक में तापमान, आर्द्रता, प्रकाश आदि आते हैं, और आंतरिक कारकों में जैसे कि एंजाइम की गुणवत्ता और सांद्रता पर निर्भर करती है। अब अंकुरण के समय वर्तिकाग्र की सतहों में परागकण का अंकुरण होता है। सतह से जल का अवशोषण करते हैं परागकण, और आंतरिक पदार्थ जो होते हैं फूल जाते हैं। फूलने के पश्चात एक्साइन अपने जर्मपोर, या जिसे हम कोल्पा कहते हैं, फट जाता है। और फटने के बाद एक छोटी नलिका बाहर आती है, जिसे हम जनन नलिका या जर्म ट्यूब कहते हैं। प्रत्येक परागकण से एक परागनलिका निकलती है, और इस प्रकार हम एक परागकण जिसमें निकलता है उसे हम मोनोसाइफोनस कहते हैं। लेकिन कुछ स्पीसीज़ ऐसे होते हैं, जैसे मालवेसी कुकुरबिटेसी में एक परागकण में एक से अधिक परागनलिकाएं निकलती हैं, जिसे हम पॉलीसाइफोनस कहते हैं। उसी प्रकार से एक्सलिपिडिएसी फैमिली में पोलिनिया के रूप में परागकण मौजूद होते हैं। तो इनके अंकुरण के लिए बोरोन आयन की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से इनमें परागकणों का अंकुरण होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं परागकणों में वृद्धि किस प्रकार से होती है। सेकंड पॉइंट है परागकणों में वृद्धि।
परागकणों में वृद्धि को बताया गया है कि मैलिक्स ने 1972 में बताया है कि परागनली का कैल्शियम आयन की उपस्थिति के कारण ही ओवरी में स्थित ओव्यूल तक पहुंचते हैं, और अर्थात इनकी गति को हम कीमोटैक्टिक कहते हैं या रसायनाकर्षी कहते हैं। जनन नलिका या फिर जर्म ट्यूब की लंबाई में वृद्धि अग्रसर होती चली जाती है और परागनलिका के शीर्ष क्षेत्रों में अर्ध पारदर्शक क्षेत्र होता है जिसे हम कैप ब्लॉक कहते हैं, और इस कैप ब्लॉक में पैक्टिक पदार्थ के साथ साथ कोशिकीय अंगक भी पाए जाते हैं। उसके बाद थर्ड देखते हैं हम परागनलिका का पथ या फिर मार्ग किस प्रकार से होता है। पाथ ऑफ पॉलन ट्यूब, वर्तिकाग्र से वर्तिका मतलब स्टिग्मा से स्टाइल तक, अंडाशय की ओर मतलब ओवरी की ओर परागनली पॉलन ट्यूब की वृद्धि होती है, और परागनली का स्टिग्मेटिक पैपिली से होते हुए स्टिग्मा के पैपिली से होते हुए स्टाइलर क्षेत्र में प्रवेश करता है, स्टाइल में प्रवेश करता है। स्टाइल एक ठोस, किसी किसी में ठोस और किसी किसी में हाफ सॉलिड या अर्ध ठोस खोखला स्टाइल होता है, जिससे होते हुए परागनलिका जो है वो ओव्यूल तक प्रवेश करता है, ओवरी तक प्रवेश करता है। नेक्स्ट हम आते हैं परागनलिका का बीजांड तथा भ्रूणकोश में प्रवेश किस प्रकार से होता है, या एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक। जब परागनलिका ओव्यूलर क्षेत्र में पहुंचने वाला होता है उस समय मेगास्पोरोजेनेसिस के द्वारा जो मेगास्पोर है वो मेगास्पोरोजेनेसिस के द्वारा भ्रूणकोश का विकास हो चुका होता है। परागनलिका बीजांड क्षेत्र में पहुंचने के बाद भ्रूणकोश या एम्ब्रियो सैक में या तो माइक्रोपाइलर या चैलेजल अथवा इंटेगुमेंट क्षेत्र से होते हुए भ्रूणकोश में या एम्ब्रियो सैक में पहुंचते हैं और एग कोशिका को फर्टिलाइज करते हैं। यदि वो माइक्रोपाइलर छोर से पॉलन ट्यूब का एंट्री होगा तो उसे हम पैरोगेमी कहते हैं। अगर वो चैलेजल क्षेत्र से होगा तो हम चैलेजोगेमी कहेंगे। अगर वो अध्यावरण या इंटेगुमेंट क्षेत्र से पॉलन ट्यूब का एंट्री होता है तो हम उसे मेसोगेमी कहते हैं। नेक्स्ट इसमें डायग्राम में आप देखेंगे कि दिखाया गया है कि पॉलन ट्यूब जो है किस प्रकार से इसमें एंट्री कर रहा है। तीनों स्तर बताया गया है यहाँ पर। फर्स्ट ए जो दिखाया गया है वो मेसोगेमी प्रकार का है। ए जो दिखाया गया है वो प्रोसोगेमी प्रकार का है। नेक्स्ट अगर चैलेजल क्षेत्र से आ रहा है तो वो चैलेजोगेमी प्रकार का है, और अगर वो इंटेगुमेंट साइड से आ रहा है तो हम उसे मेसोगेमी कहते हैं। तो ये तीनों अलग अलग स्थिति बताई गई है कि किस प्रकार से पॉलन ट्यूब का एंट्री होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं परागनलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश। भ्रूणकोश में परागनलिका किस प्रकार से प्रवेश करती है। परागनलिका या फिर पॉलन ट्यूब भ्रूणकोश में प्रवेश करती है। भ्रूणकोश में जब अंडकोशिका या सहायक कोशिका के मध्य एक भित्ति होती है तथा एक सहायक कोशिका के बीच से होते हुए या सिनर्जिड सेल के बीच से होते हुए उसे भेदते हुए वो अंदर की ओर प्रवेश करती है, और जैसे ही वो प्रवेश करती है जिस सहायक कोशिका के पास से वो प्रवेश करती है बाद में वो समाप्त हो जाते हैं।
अब इसके पश्चात हम देखते हैं कि इसमें जो प्रवेश है प्रवेश के बाद समाप्त हो जाता है, और कुछ पौधों में परागनलिका में प्रवेश के समय दोनों सहायक कोशिका भी नष्ट हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि नर युग्मकों का भ्रूणकोश में प्रवेश देख लिए। भ्रूणकोश में परागनलिका का प्रवेश। नेक्स्ट एंट्री ऑफ पॉलन ग्रेन्स, यहाँ पर 2 पॉइंट मैंने एक ही लिख दिया है। इसमें हम देखेंगे कि नर युग्मकों का स्वतंत्र होना। नर युग्मक किस प्रकार से स्वतंत्र होते हैं। 6 पॉइंट आप लोग पढ़ेंगे। नर युग्मकों का स्वतंत्र होना। नर युग्मक सहायक कोशिकाएं जो सिनर्जिड सेल होती हैं माइक्रोपाइलर छोर में जो उपस्थित होती हैं, उसमें फिलीफॉर्म उपकरण पाए जाते हैं, उससे होकर प्रवेश करती हैं और कोशिका द्रव्य में के संपर्क में आते ही परागनलिका और सहायक कोशिका परागनलिका जो है के सहायक कोशिका में प्रवेश के पूर्व ही परागनलिका का प्रवेश वाले सहायक कोशिका का विघटन प्रारंभ हो जाता है। मतलब यहाँ पर जो सिनर्जिड सेल है उनका विघटन प्रारंभ हो जाएगा और संपर्क में अकोशिका द्रव्य के संपर्क में आते ही परागनलिका का शीर्ष क्षेत्र तुरंत फट जाता है और फटने के पश्चात उसके अंतर वस्तुएं जितनी भी होती हैं वो विमुक्त हो जाती हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं 7th पॉइंट, जिसमें नर और मादा युग्मकों का संयोजन किस प्रकार से होता है। परागकण सीधे अंडकोशिका या तो फिर एग सेल में प्रवेश नहीं करते, वो बल्कि उसके द्वारा सहायक कोशिका के विमुक्त किए गए युग्मक ही अंडकोशिका के संपर्क में स्वतः ही आ जाते हैं। जैसे ही वो विमुक्त होते हैं, विमुक्त होने के पश्चात नर युग्मक जो है अंडकोशिका के संपर्क में आ जाते हैं और विमुक्त होकर नर युग्मक अंडकोशिका की ओर तथा द्वितीय नर युग्मक पोलर न्यूक्लियाई की ओर जाने लगते हैं और जिस स्थान पर नर युग्मक केंद्रीय झिल्ली के संपर्क में आता है उस जगह की झिल्ली भी विलीन या विलुप्त हो जाती है। पहले अंडकोशिका के केंद्रक नर युग्मक से फ्यूज़ होता है और फ्यूज़ होने के बाद जायगोट बनाता है। इसे ही हम ट्रू फर्टिलाइजेशन या सत्य निषेचन या सिनगैमी कहते हैं। सेकंड जो मेल गैमेट होता है वो सेकेंडरी सेल से या फिर न्यूक्लियाई पोलर न्यूक्लियाई से जाकर संलयन करके ट्रिप्लॉइड 3 हैप्लॉइड केंद्रक आपस में मिलकर ट्रिप्लॉइड बनाता है या जो प्राइमरी एंडोस्पर्म का निर्माण करता है फ्यूज़न करके, और इस फ्यूज़न को हम ट्रिपल फ्यूज़न कहते हैं। इसी प्रकार से दो बार यहाँ पर नर युग्मक जो है अलग अलग जगहों पर फ्यूज़ हो रहा है और फ्यूज़ होने के बाद निषेचित कर रहा है, तो इसे हम डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन का सिग्निफिकेंस क्या है या फिर महत्व क्या है। द्विनिषेचन बीजों के बनने द्विनिषेचन से बीज बनने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। द्विनिषेचन से ट्रिपल फ्यूजन होता है जो पोषक ये भ्रूणपोष या फिर एम्ब्रियोस का इसी के द्वारा जो है वो एम्ब्रियो का विकास होता है। एम्ब्रियो का निर्माण द्वितीय केंद्रक एवं द्वितीय नर युग्मक के संयोजन से होता है, जिसके कारण दोनों जनकों के लक्षण मतलब इसमें क्या होते हैं, दोनों जनकों के लक्षण इसमें सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ पर दिखाया गया कि डबल फर्टिलाइजेशन किस प्रकार से हो रहा है, जिसमें 2 केंद्रक आ रहे हैं सिनर्जिड सेल से होते हुए पोलर जो
पोलन ट्यूब है वो एंटर किया है। एंटर करने के बाद यहाँ पर 2 न्यूक्लियाई दिखाई दे रहा है। सेकंड वाले में आप देखेंगे कि जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नीचे से एंट्री कर रहा है उसमें 2 केंद्रक है। एक केंद्रक ऊपर की ओर जाता है और एक केंद्रक एग सेल को फर्टिलाइज करता है और ये 2n या जाइगोट जो है डिप्लॉयड होता है और एंडोस्पर्म जो होता है वो ट्रिप्लॉयड होता है। तो इस प्रकार से इनमें डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं निषेचन। निषेचन के पश्चात कौन कौन से इसमें चेंजेस आते हैं। निषेचन के पश्चात परिवर्तन में सबसे पहले द्वितीय जाइगोट या एम्ब्रियो का निर्माण करता है। एम्ब्रियो प्लूमल रेडिकल या कॉटलिडेंट से मिलकर बना हुआ होता है। ट्रिपल फ्यूजन से बना प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विभाजित होकर एंडोस्पर्म बनाता है जो भ्रूण को खाद्य पदार्थ प्रदान करता है। एम्ब्रियो पूर्ण विकसित होने के पश्चात होने तक न्यूसेलस जो होता है वो समाप्त हो जाता है। इसका बाहरी आवरण टेस्टा और आंतरिक आवरण को हम टैगमेंट कहते हैं और इन दोनों को मिलाकर हम सीड कोट कहते हैं। निषेचन के पश्चात ओव्यूल बीज बनाता है या सीड फॉर्मेशन करता है। निषेचन के पश्चात अंडाशय या ओवरी जो है वो फ्रूट में या फल में रूपांतरित हो जाता है। फल की दीवार को हम पेरिकार्प कहते हैं। वर्तिका गिर जाती है व पुंज व पुंकेसर इन सारी क्रियाओं के पश्चात गिर जाते हैं, परंतु कुछ में ये चिरलग्न होते हैं, परसिस्टेंट होते हैं और हमेशा ये लग, जैसे कि बैगन में सेपल्स हमेशा लगा हुआ रहता है। तो इस प्रकार से इसमें निषेचन के पश्चात परिवर्तन आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं एंडोस्पर्म क्या है। एंडोस्पर्म को निम्न भागों में विभक्त किया गया है। पहला है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, कोशिकीय एंडोस्पर्म और माध्यमिक एंडोस्पर्म। यहाँ पे तीनों प्रकार के एंडोस्पर्म का डायग्राम बनाया गया है, लेकिन इसके अलावा और भी स्लाइड्स है जिसमें हमको समझना आसान होगा। नेक्स्ट पहला हम देखते हैं इसमें केंद्रीय भ्रूणपोष। केंद्रीय भ्रूणपोष में हम देखेंगे कि केंद्रक सबसे पहले तो वो विभाजन होता है। केंद्रक का विभाजन होगा और एक केंद्रक के विभाजन होने के पश्चात बहुत सारे और केंद्रकों का विभाजन होगा। इस जगह पे साइटोकाइनेसिस की क्रिया नहीं होती है, केवल कैरियोकाइनेसिस होती है। केंद्रक का स्थानांतरण परिधि की ओर या कॉर्नर की ओर होने लगता है। सेंटर में एक रिक्तिका का निर्माण हो जाता है, रिक्तिका बन जाती है जो यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, रिक्तिका बन जाती। इसके बाद जब ये सारे कॉर्नर में चले जाते हैं, किनारे में या परिधि की ओर सारी कोशिकाएं चली जाती हैं, सारे न्यूक्लियाई या केंद्रक चले जाते हैं, तो उनकी चारों ओर एक भित्ति का निर्माण होता है और इसके बाद भित्ति के निर्माण होने के पश्चात सेंटर में एक वैक्यूल की उपस्थिति यहाँ पे दिखाई देती है। नारियल जो होता है वो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जिसमें सेंटर में भ्रूणकोश का पानी भरा हुआ रहता है और किनारे में जो होते हैं वो जितने भी केंद्रक होते हैं उनके चारों ओर या कोशिका का निर्माण करके वो जम जाते हैं। तो ये इसका मुख्य उदाहरण है। इसमें नेक्स्ट हम आते हैं कोशिकीय भ्रूणपोष में। कोशिकीय भ्रूणपोष में इस प्रकार के जितने भी एंडोस्पर्म होते हैं उसमें केंद्रक विभाजन होता है। केंद्रक विभाजन होने के बाद कोशिका द्रव्य का भी विभाजन होता है और प्रारंभ में 2 कोशिकाएं बनती हैं और निरंतर विभाजन के पश्चात यहाँ पे बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती हैं। इस प्रकार का जो सेलुलर एंडोस्पर्म का निर्माण होता है उसे हम वो गैमेटोपैथी जो समूह के पुष्प आते हैं उनमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं माध्यमिक या हेलोबियल भ्रूणपोष किस प्रकार से होता है। हेलोबियल भ्रूणपोष में हम देखेंगे कि इस प्रकार के भ्रूणपोष में प्राथमिक केंद्रक विभाजित होता है। विभाजन होने के पश्चात 2 क्षेत्र का निर्माण होता है, जिसमें बड़ा क्षेत्र जो होता है माइक्रोपाइलर चैम्बर
जो डायग्राम में दिया हुआ है, और नीचे का क्षेत्र जो होता है वो चलेजल चैम्बर कहलाता है। मैक्रोपैलर चैम्बर का केंद्रक अनेक बार विभाजित होकर केंद्रक बनाते हैं और परिधि की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं, और इसके भी बीच में रिक्तिका का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं भ्रूणकोश में। भ्रूणकोश का निर्माण हो गया है, लेकिन अब उसमें भोज्य पदार्थ का अवशोषण किस प्रकार से किया जाना है या किस प्रकार से होगा। तो भ्रूणकोश के निर्माण होने के पश्चात यहाँ पे इनके हॉस्टोरिया या चूषकांग का निर्माण होता है, जिसके जरिए भोज्य पदार्थ का अवशोषण होता है। इसमें एंडोस्पर्म फर्स्ट आते हैं चलेजल भ्रूणपोष चूषकांग। चलेजल भ्रूणपोष में होता है कि जो एंडोस्पर्म मात्र कोशिका है, विभाजन के पश्चात 2 कोशिकाएं बनाती हैं जो चलेजल सिरे की ओर से सीधे चूषकांग का निर्माण करते हैं, हॉस्टोरिया का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोपाइलर भ्रूणपोष चूषकांग। इसमें केंद्रक के विभाजन के पश्चात 2 कक्ष का निर्माण होता है, जिसमें लघु माइक्रोपाइलर कक्ष और दूसरा बृहद चलेजल कक्ष होता है। लघु माइक्रोपाइलर कक्ष 3 कोशिकाओं का निर्माण करता है, वह एक बड़ा चूषकांग का निर्माण करता है, वह शाखित हो जाता है। माइक्रोपाइलर थर्ड आते हैं हम माइक्रोपाइलर और चलेजल भ्रूणपोष चूषकांग। इसमें प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक विभाजन के पश्चात 2 बराबर कोशिकाएं बनाती हैं। निचली चलेजल जो भोजन का अवशोषण करती है, और ऊपरी अनुप्रस्थ विभाजन के पश्चात माइक्रोपाइलर चूषकांग का निर्माण करता है। इसमें ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें आपके लेफ़्ट साइड में दिखाई देगा। इसमें फर्स्ट प्रकार जो पढ़े हम चलेजल भ्रूणपोष चूषकांग वो है। सेकंड जो है माइक्रोपाइलर चूषकांग जो ब्रांच्ड है, उसके थर्ड उसी में ही दिया हुआ है माइक्रोपाइलर चलेजल चूषकांग। नेक्स्ट स्लाइड में हम आते हैं कि भ्रूण एवं उसका विकास किस प्रकार से होता है। फर्टिलाइजेशन के पश्चात भ्रूण का विकास जो होगा उसे हम मतलब जाइगोट से अगर भ्रूण बन रहा है या भ्रूण का विकास हो रहा है तो उस क्रिया को हम एम्ब्रियोजेनी कहते हैं। डाइकोटिलेडन में एम्ब्रियोजेनी किस प्रकार से पाया जाता है वो हम देखेंगे। फर्स्ट है इसमें द्विकोशिकीय प्रो एम्ब्रियो की शीर्षस्थ कोशिका लंबवत मतलब लंबाई में, अगर हम कोई भी एक स्टेम लेते हैं तो अगर हम लंबाई में काटते हैं तो हम उसे लंबवत विभाजन कहते हैं। लंबवत विभाजन होगा उसमें। यहाँ पर कोशिका का लंबवत विभाजन हो रहा है। कोशिका का लंबवत विभाजन होने के पश्चात 2 कोशिकाएं बनी हैं। आधारी कोशिका भ्रूण के विकास में या तो मतलब बहुत कम सहयोग देती है या सहयोग नहीं देती है, जैसे कि क्रूसीफेरी और लेरेंकुलेसी में होता है। उसी प्रकार से प्रो एम्ब्रियो का आधारीय कोशिका तथा शीर्षस्थ कोशिका दोनों साथ साथ सहयोग देते हैं, जैसे उदाहरण हम एस्टीरेसी और बायोलेसी में देखेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं द्विकोशिकीय प्रो एम्ब्रियो की शीर्षस्थ कोशिका अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा विभाजन होना। फर्स्ट तो लंबवत विभाजन हुआ जिसमें 2 कोशिकाओं का निर्माण हुआ। सेकंड शीर्षस्थ मतलब अनुप्रस्थ विभाजन या ट्रांसफर सेक्शन होगा जिसमें विभाजन होगा। तो आधारी कोशिका भ्रूण विकास में इसमें आंशिक सहयोग करती है अथवा नहीं करती है। तो किस प्रकार से करेंगे। आधारी कोशिका प्रायः एक सस्पेंसर का निर्माण करती है, अर्थात आधारी कोशिका भ्रूण विकास में अल्प सहयोग करती है या बहुत कम सहयोग करती है, जैसे कि सोरेनेसी में होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आधारी भाग में कोई विभाजन नहीं होता और भ्रूण के विकास में ये कोई सहयोग भी नहीं करती, जैसे कि कैरियोफाइलेसी में प्रेजेंट होता है। थर्ड हम देखेंगे विकास की प्रक्रिया में प्रो एम्ब्रियो की शीर्षस्थ कोशिका तथा आधारी कोशिका दोनों साथ साथ मिलकर भ्रूण के विकास में सहयोग करते हैं, जैसे चिनोपोडिएसी में होता है। नेक्स्ट एक टर्म आता है जीनिया और मेटाजीनिया। जीनिया शब्द का प्रयोग
फोके नामक वैज्ञानिक ने 1881 में किया था, जिसमें परागकणों के बीज या फल के गुणों पर तुरंत या सीधे प्रभाव के लिए इस शब्द का उपयोग किया था। संकरण द्वारा जब परागकण के प्रभाव से संकर बीज में बाह्य संरचना में या बाह्य रचना में अंतर आता है तो इसे हम जीनिया कहते हैं। और मेटाजीनिया है जब परागकण का प्रभाव भ्रूण कोश के बाहरी दैहिक ऊतकों और भ्रूण कोश के बाहरी मात्रक संरचनाओं पर पड़ता है, जैसे कि बीज आवरण या पेरिकार्प पर पड़ता है, तो हम उसे मेटाजीनिया कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे संकर मतलब यहाँ पर दो फ्यूज़न कराया गया है। एक वाइट ग्रेन और येलो ग्रेन का फ्यूज़न कराया गया है, जिसमें स्मॉल वाई और कैपिटल वाई, येलो ग्रेन में लिखा है कैपिटल वाई, ये डोमिनेंट होते हैं और वाई वाई जो होते हैं स्मॉल वाई वो रिसेसिव होते हैं। इसमें मेल 1 और मेल 2 है जो फ्यूज़न होगा, जिसमें मेल 1 जो है वो एक्सेल, मेल 1 जो है वो एक्सेल से पहले फ्यूज़न करेगा, जिसमें कैपिटल वाई और स्मॉल वाई जिसमें का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे सेकेंडरी केंद्रक जो है सेकेंड मेल केंद्रक से न्यूक्लियाई से न्यूक्लियस से मतलब फ्यूज़ करेगा और फ्यूज़ करने के बाद प्राइमरी एंडोस्पर्म का निर्माण करेगा और एंडोस्पर्म का कलर यहाँ पर क्या होगा, येलो कलर होगा, जिसे हम जीनिया प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं द्विबीजपत्री में भ्रूण कोश में किस प्रकार से इसमें चेंजेस आता है या किस प्रकार से डाइकोटिलेडन में एम्ब्रियोजेनी होता है और कोटिलेडन का फॉर्मेशन होता है। तो प्रथम में तो मोनोकॉट और डाइकोट में एक जैसा ही इसमें डिवीज़न होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि द्विबीजपत्री में किस प्रकार से इसमें विभाजन होता है। सबसे पहले जो कोशिका है फर्स्ट ABCD इस तरह से दिया हुआ है, तो आप उसे थोड़ा ध्यान देंगे। ABCDEFGH से पूरा Q तक यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, जिसमें सीड का निर्माण हो रहा है। तो सबसे पहले जो कोशिका है अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा जाइगोट, सबसे फर्स्ट वाला A आप देखेंगे जाइगोट है। सबसे पहले इसमें अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स विभाजन होगा और इसमें दो कोशिकाएं बनेंगी। एक होती है आधारीय कोशिका और दूसरी होती है शीर्षस्थ कोशिका। आधारीय कोशिका को हम CB कह रहे हैं और शीर्षस्थ कोशिका को हम CA कह रहे हैं। आधारीय कोशिका CB द्वारा सस्पेंसर और शीर्षस्थ कोशिका के द्वारा वास्तविक भ्रूण का निर्माण होता है। इन दोनों कोशिकाओं को क्रमशः सस्पेंसर अर्थात निलंबन कोशिका तथा भ्रूणी कोशिका भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो आधारीय कोशिका है अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा तथा शीर्षस्थ कोशिका वर्टिकल विभाजन के द्वारा T के आकार की संरचना बनाई हुई है। अब D में देखेंगे कि यहाँ पर नीचे जो कोशिका है अग्रस्थ कोशिका है, शीर्षस्थ कोशिका है और इन दोनों में विभाजन हुआ है और T के आकार के संरचना का निर्माण हुआ है। इसके पश्चात निलंबक या फिर सस्पेंसर सेल अर्थात आधारीय कोशिका फिर से अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा 6 कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिसे हम VNMSRPQ के नाम से यहाँ पर दर्शाए हैं। इस जगह पे आप देखेंगे H में आप देखेंगे कि यहाँ पर VNMSRPQ के रूप में दर्शाया गया है और इसमें जो कोशिका है कोशिकाओं का विभाजन हुआ है और सबसे ऊपर की कोशिका जो होती है उसे हम वेसिकल सेल कहते हैं, जो गुब्बारे के समान V जो है वो गुब्बारे के समान दिखाई दे रहा है। अब निलंबक भ्रूण नीचे की ओर बाकी कोशिकाओं को ढकेलता है और ढकेलने के पश्चात सबसे निचली कोशिका जिसे हम हाइपोफाइसिस कहते हैं आगे चलकर यह रेडिकल का निर्माण करता है और शीर्ष की कोशिका जो होती है वो रूट कैप इनिशियल का निर्माण करता है, जिसे हम डर्मेटोकैलिप्टोजन भी कहते हैं।
अब इसके निर्माण के पश्चात इसमें निलंबक जो होते हैं, वो सस्पेंसर जो होता है वो धीरे से समाप्त हो जाता है। और समाप्त होने के बाद अब इसमें जो शीर्षस्थ कोशिका या एपिकल कोशिका जो पहले विभाजन होकर टी के आकार की संरचना का निर्माण किया था, फिर 4 भ्रूणी कोशिका में वो विभाजित हो जाएंगे, जैसा कि यहाँ पर एच में दिखाया गया है और आई में दिखाया गया है। 4 भ्रूणी कोशिका का निर्माण होने के पश्चात अब इसमें ये चारों ओर मतलब चारों ओर पुनः विभाजन होंगे और 8 ऑक्टेंट का निर्माण करेंगे। और ऑक्टेंट का निर्माण करने के बाद, जैसे कि दिखाया गया है जे में, उसके बाद है ऑक्टेंट का विभाजन करने के बाद इसमें फिर से एंटीक्लिनली विभाजन होने के पश्चात एक विभाजित होकर डर्मेटोजन, जैसे के में दिया हुआ है, बाहरी आवरण के समान स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जिससे हम डर्मेटोजन के समान डर्मेटोजन का स्तर बनाता है। अब इसके पश्चात आप देखेंगे कि इसमें किस प्रकार से भ्रूण का विकास हुआ है। अब धीरे से ये जो सेंट्रल मास है, ये अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा एक मास का निर्माण करते हैं, एक समूह का निर्माण करते हैं कोशिकाओं का, और एक गोलाकार भ्रूण जो है वो जिस स्थान और बीजपत्र या कॉटलिडन बनना प्रारंभ हो जाता है। अब कॉटलिडन जो है, मतलब इनके फलस्वरूप यहाँ पे प्रो एम्ब्रियो हार्ट शेप हो जाता है, और कॉटलिडन जिसे हम और हृदयाकार क्षेत्र को हम कॉटलिडन प्राइमोर्डिया कहते हैं। अब यहाँ पर दोनों आधारों के बीच में शूट एपेक्स का निर्माण होता है। शूट एपेक्स होता है जो प्लूमुलर प्राइमोर्डियम का काम करेगा, और नीचे की परत कोशिकाएं विभाजित होकर फिर से यहाँ पर विभाजित होकर निर्माण कर रहा है, विभाजित होकर हाइपोकोटाइल का निर्माण करता है। अब कॉटिलिडन जो है अंदर की ओर हल्के से मुड़ जाते हैं, और मुड़ने के पश्चात परिपक्व जो भ्रूण अक्ष परिपक्व बीज में इसे हम एम्ब्रियोनिल एक्सिस, और जो कॉटिलिडन होते हैं वो समानांतर क्रम में आ जाते हैं। एम्ब्रियोनिल एक्सिस का वह भाग जो कॉटिलिडन के लेवल से ऊपर स्थित होता है उसे हम एपिकोटाइल कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है हाइपोकोटाइल कॉटिलिडन में प्लेम्यूल क्षेत्र दिया हुआ है। एक मैच्योर सीट का डायग्राम यहाँ पर बताया गया है आपको। उसके बाद फिर एपिकोटाइल का निर्माण होता है। अब एपिकोटाइल प्लेम्यूल जो है वो एपिकोटाइल के शीर्ष का भाग प्लेम्यूल कहलाता है, जो सीडिंग के निर्माण के समय शूट सिस्टम बनाते हैं, और बीजपत्र के स्तर के नीचे आधार की ओर भ्रूण अक्ष के भाग को बीजपत्र मतलब क्या उसे हम एपिकोटाइल या हाइपोकोटाइल कहते हैं। और हाइपोकोटाइल का जो निर्माण हुआ है, ये हाइपोकोटाइल से बीजपत्र के हाइपोकोटाइल से यहाँ पर मूलांकुर या रेडिकल बनता है, या जो रूट सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। तो ये हो गया डाइकोटिलिडन में किस प्रकार से इनमें डेवलपमेंट होगा और इनका निर्माण होता है। नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं मोनोकॉट में किस प्रकार से एम्ब्रियोजेनेसिस होता है या एम्ब्रियोजेनी होगा। इसमें भी प्रारंभिक कोशिका पहले एक भाग में जाइगोट का निर्माण हुआ है, फिर ये 2 भागों में, जैसे ए में आप दिखाई दे रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है सी ए, और सी बी में विभाजित हुआ है। सी ए मतलब आधारी कोशिका जिसे हम कहते हैं एपिकल सेल, और ऊपर की जो कोशिका है सी बी उसे हम बेसल सेल कहते हैं। अब एपिकल सेल फिर से इसमें विभाजन हुआ, 2 भागों में बटे। 2 भागों में बटने के बाद यहाँ पर अब बेसल कोशिका भी 2 भागों में बटा हुआ है, बट जाएगा। अब फिर बेसल सेल इनमें निरंतर विभाजन होने के पश्चात यहाँ पर टी के आकार की संरचना का इस जगह पे भी निर्माण होता है। अब यहाँ पे भ्रूण के निर्माण के समय जाइगोट का विभाजन हो गया, टी के आकार का संरचना का निर्माण हुआ, जिसे हम प्रो एम्ब्रियो कहते हैं। अब सी ए या शीर्षस्थ कोशिका की कोशिकाएं जो होती हैं समकोण बनाते हुए क्वाड्रेट स्टेज में परिवर्तित हो जाती है, और जो डर्मेटोजन का निर्माण करती हैं, और सेंट्रल एक मास का निर्माण हुआ है केंद्रक में।
CI कोशिका अनुप्रस्थ या लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन के द्वारा फिर से इनमें विभाजन होता है और चतुर्थांश या क्वाड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। ये आई के ऊपर का हिस्सा यहाँ पर आपको दिखेगा, जो आई है, आई के ऊपर का हिस्सा जो है वो आई कोशिकाएं विभाजित होकर दो हिस्से आई और आई डैश का निर्माण किया हुआ है, जिसमें एक अकेले बीजपत्र या फिर कॉटलिडन का निर्माण करता है। आई जो है हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल और प्ल्यूम्यूल बनाता है, और बाकी जो शेष बची कोशिकाएं MN जो है वो रेडिकल रूट कैप का निर्माण करती है। मोनोकॉट के पौधे में जो एम्ब्रियो होता है, रूट कैप और एपिडर्मिस के प्रारंभिक मतलब वो उनका निर्माण जो है एक साथ स्टार्ट नहीं होता, बल्कि उनका निर्माण जो है अलग अलग स्टार्ट होता है, और इनको क्रमशः हम कैलेप्ट्रोजन और डर्मेटोजन कहते हैं। और पूरा विकास हो जाने के बाद मोनोकॉट के भ्रूण में एक अकेला शीर्षस्थ बीजपत्र होता है, जो प्रांकुल होता है, तथा वो प्रांकुल की स्थिति जो होती है वो पार्श्वीय या हल्की तिरछी होती है। तो ये है मोनोकॉटलिडन में किस प्रकार से एम्ब्रियोजेनेसिस होकर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। ये जितने भी पार्ट हमने पढ़ा है वो रेफरेंसेस में मैंने लिया है। रेफरेंसेस नवबोध यूनिफाइड वनस्पति विज्ञान टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी से, जो डॉक्टर नरेंद्र बहादुर सिंह और डॉक्टर शैलेश कुमार वर्मा लिया है। एम्ब्रियोलॉजी प्रोफेसर पी माहेश्वरी की बुक रिफ़र किया है, और डायग्राम्स मैंने कुछ इंटरनेट से और कुछ टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी BSc सेकेंड ईयर से लिया हुआ है। इसके बाद धन्यवाद, थैंक यू।